नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द दीप आईएएस एकेडमी में। और आज के इस लेक्चर में हम जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। मध्यकालीन भारत से संबंधित, मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन की संख्या रहने वाली 11 से लेकर 20 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। यहाँ पे हम 120 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो कि मध्यकालीन भारत के हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के हैं, और जो पूछे गए हैं यूपीएससी सीएसई में, सीएसई यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पिछले 25 वर्षों में, यानी 1995 से लेकर 2019 तक की जो प्रारंभिक परीक्षा है यूपीएससी की सीएसई के लिए, उसमें जो सवाल आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को पूरा कर लिया है और सारे लेक्चर अलग अलग पार्ट में भी है और एक लेक्चर इसका कंबाइंड वाला भी है। ठीक है, तो आपको उन सभी को देखना है ताकि आप अपना जो प्राचीन भारत का जो पोर्शन है, जो पिछले वर्षों में आए हुए सवाल है, वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज का सेशन। सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 1996 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे हम देखते हैं कौन से ऑप्शन है। यहाँ पे दिए गए युग्म में बताए गए हैं कि किसका संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पे सही वाला हमको छांटना है। गुरु अमरदास जी का संबंध यहाँ पे मीरी और पीरी से है। गुरु अर्जुन देव का संबंध यहाँ पे आदि ग्रंथ से है। और गुरु रामदास जी का संबंध यहाँ पे है दल खालसा से है। और गुरु गोविंद सिंह का संबंध यहाँ पे है मंजी से। ठीक है, तो यहाँ पे किसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे आंसर है इसका बी, गुरु अर्जुन देव का संबंध है आदि ग्रंथ से। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। जानेंगे इसके ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन के बारे में। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 ईस्वी में पूर्ण किया और इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों तथा संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया है। मीरा और पीरी गुरु हरगोविंद, मंजी, अमरदास तथा दल खालसा गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। ठीक है, तो ये किससे संबंध है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है इनका संबंध इनसे नहीं है, सिर्फ एक सही है, यानी गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसका आंसर है बी। और यहाँ पे जो बाकी के संबंध यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी? 1996 में पूछा गया सवाल है। किसने प्रेम वाटिका काव्य की रचना की जो कि कृष्ण के जीवन परक है? बिहारी ने, सूरदास ने, रसखान ने और कबीर ने। किसने की थी? ये इसका आंसर है सी, रसखान ने। ठीक है, रसखान ने। जानेंगे इसके बारे में क्यों। रसखान लगभग 1558 से लेके 1628 ईस्वी तक ये थे, ये के हिंदी कवि थे ये। ठीक है, ये मुस्लिम थे परंतु साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी थे। इन्होंने प्रेम वाटिका नामक काव्य की रचना की। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला सवाल यहाँ पे, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि यहाँ पे धारण की, यहाँ पे बताना है। तूतीय हिंद, केसरे हिंद, जिले इलाही, दीन इलाही। ठीक है, तो इसका आंसर है जिले इलाही। आंसर है सी। ठीक है, जानेंगे क्यों। यहाँ पे देखिए, दीन इलाही तो एक धर्म था जो अकबर द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, और देखते इसके बारे में। बलबन ने जिले इलाही नामक उपाधि धारण की। तूतीय हिंद का संबंध आमिर खुसरो से है। किसका संबंध? तूतीय हिंद का संबंध आमिर खुसरो से है। केसर हिंद का संबंध है महारानी विक्टोरिया से तथा दीन इलाही अकबर द्वारा प्रवर्तित धर्म है। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात की। और ये यहाँ पे जिले इलाही नामक उपाधि इसने ग्रहण की, यानी ऑप्शन इसका सी, आंसर है सी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। कौन इसका प्रमुख था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी? इसका आंसर है बी, मीर बख्शी। 1997 में पूछेगा सवाल, जानेंगे इसके बारे में और चीजें। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। इसका कार्य सैनिक की भर्ती करना, हुलिया एवं दाग, शस्त्र, रसद आदि की देखभाल करना, पदोन्नति एवं वेतन देना था। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, मीर बख्शी। अगला सवाल यहाँ पे कथन है और कारण है। ठीक है, कथन और कारण दिए गए, देखना हमको कौन सा कथन और कौन सा कारण यहाँ पे दिए गए हैं। ये कथन है, इसका कारण ये दिए गए यहाँ पे है। हमको देखना है कथन का कारण सही है नहीं, या कथन भी सही है या नहीं। ठीक है, तो भारत में सूफियों के चिश्ती धर्मसंघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इसका कारण क्या है? चिश्ती धर्मसंघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया है। इसका कारण क्या ये है, हम जानेंगे ऑप्शन के थ्रू।
ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? ए और दो दोनों सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो कारण दिया गया है वो कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन तो सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऐसा यहाँ पे दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पे देखेंगे, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो जानेंगे इसके बारे में। इसका आंसर है सी यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, यानी जो कथन है वो सही है पर आर गलत है। जानेंगे क्यों यहाँ पे। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म के प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये सही है, ये कथन है हमारा, ये सही है। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 में भारत आए और अजमेर को अपना निवास स्थान बनाया। चिश्ती शब्द अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया गया। ठीक है, अफगानिस्तान के एक गांव चिश्त से लिया गया। आंसर है सी। अगला सवाल, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 1997 में पूछे गया सवाल है। यहाँ पे बताना कौन सा सही सुमेलित है। शारदा दास का संबंध है बंगाली से, काशीराम का संबंध है उड़िया से, टिक्कण का संबंध है मराठी से और पंपा का संबंध है कन्नड़ से। तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। आंसर इसका डी, क्योंकि पंपा ने यहाँ पे महाभारत का जो अनुवाद है वो कन्नड़ भाषा में किया। अगला सवाल यहाँ पे है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है। 1997 में पूछा गया सवाल है, कौन है वो? मलिक मोहम्मद जयसी, अमीर खुसरो, रस खान या अबुल फजल। तो मध्यकालीन भारतीय लेखक में ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वो है यहाँ पे अबुल फजल। ऑप्शन है डी, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने कई ग्रंथों की रचना की तथा अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया। अगला सवाल, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था पेशवा, पंडित राव, सचिव या सुमंत। देखना है इसका आंसर क्या है। सचिव पत्राचार विभाग की देखरेख करता था, पंडित राव धार्मिक मामलों में छत्रपति का प्रमुख सलाहकार था तथा पेशवा मुख्यमंत्री होता था जो प्रशासन के निरीक्षण का कार्य करता था। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। तो ये है इसका आंसर सुमंत, ये सुमंत। ठीक है, सुमंत है इसका डी आंसर। और बाकी ये क्या करते थे ये भी हमने देखा। ठीक है, अगला सवाल है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। 1998 में पूछा गया सवाल है, किस कारण से यहाँ पहुंचा? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 1998 में पूछा गया सवाल है, शाहजहां ने 1638 में ईरानियों से कंधार वापस प्राप्त कर लिया था परंतु 1649 में पुनः उसे खो दिया और कंधार मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। ठीक है, इसलिए आंसर इसका डी। अगला सवाल, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। 1998 में पूछेगा सवाल है, फवाजिल का अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है। सल्तनत काल में अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। तो इसका आंसर है सी। आंसर इसका सी। एकता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखता था तथा राजस्व की वसूली करता था। वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काट कर शेष सुल्तान को भेज देता था, जिसे फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल। ठीक है, आंसर इसका सी। इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, इसका आंसर है सी। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।